क्या आपको बड़े बड़े पहाड़ पसंद है, या फिर उससे भी बड़े बड़े पहाड़ पसंद है, या फिर उससे भी बड़े बड़े पहाड़ पसंद है? अगर आपको बड़े पहाड़ अच्छे लगते हैं तो ये मानवा आपके लिए ही बनी हुई है। तो चलिए बिना रुके इस मानवा को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारा हीरो एक गेम खेल रहा होता है, पर उसे बॉस लूट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो गेम में $3 मिलियन डालता है, जिसकी वजह से वो बॉस से फिर से लड़ाई कर सके और वो बॉस से फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। पर वहीं हमारा हीरो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम सुकुमी क्यों है और मेरे पिताजी एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि मैं सच में बहुत ज्यादा ही अमीर हूं। पर मेरी किस्मत उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। मेरे माता पिता दोनों ही कार एक्सीडेंट में मारे गए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अकेला रह गया। पर मेरे पास बहुत सारे पैसे बच गए, पर मुझे नहीं पता कि मैं उन पैसों का क्या करूं। हाँ, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, मेरी एक बहन भी है जो मेरा यहाँ पे ख्याल रखती है, क्योंकि मेरी किस्मत खराब होने की वजह से कुछ दिन पहले मेरा डायग्नोस्ड हुआ था और मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे एक ऐसी खतरनाक लाइलाज बीमारी हो चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं है और मैं मात्र 1 महीने के अंदर ही मर जाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मरने से पहले मैं अपने दिल की इच्छा को पूरी करता हूं, और वो था डिवाइन फैंटेसी क्रॉनिकल्स नाम की एक गेम को कंप्लीट करना। और फाइनली हमारा हीरो इस गेम को मन लगाकर खेल रहा होता है और तभी वो इस गेम को क्लियर भी कर लेता है। और फाइनली हमारा हीरो कहता है कि मैंने 3 रात तक लगातार जगकर आज इस गेम को कंप्लीट कर ही लिया। सच में मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। पर वहीं हमारा हीरो बेड पे सोने के लिए जा रहा होता है और थोड़ी देर में ही सुबह हो जाती है। पर फिर उसकी बहन वहां आती है और कहती है, ब्रदर आप फिर से रात भर जगे थे ना एक गेम को क्लियर करने के लिए, मुझे सब पता है कि आप किस कलर की पहने हुए हो। इसका नाम यूना होता है और वो हमारे हीरो को मेडिसिन देती है पीने के लिए। पर तभी ये क्या, हमारे हीरो के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसकी बहन बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। पर तभी हमारा हीरो ट्रैवल करते हुए दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है और सोचता है कि अरे मैं कहां पे आ गया, अभी तो मैं थोड़ी देर पहले अपने घर में गेम खेल रहा था और ये मेरी बॉडी इतनी ज्यादा भारी क्यों फील हो रही है। पर तभी उसके सामने एक लड़की अपीयर होती है जो अपना पर्वी फेस बनाते हुए कहती है, हीरो आपको इस एरिया कॉन्टिनेंट को बचाना पड़ेगा। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है, अरे इसका शकल जाना पहचाना लग रहा है। पर तभी वो पूछता है कि तुम कौन हो। इस पे ये गर्ल कहती है कि मेरे ट्रेसी ब्रदर, तुम आखिर मुझे कैसे भूल सकते हो, हमने इतने दिन साथ में अपना बॉन्ड बनाया है, तुम उसे भूल गए। पर तभी हमारा हीरो इस कमरे को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि वो उसी गेम में आ चुका है, डिवाइन फैंटेसी क्रॉनिकल्स में, जो वो खेला करता था। और तभी उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ये क्या सच है या फिर अभी भी मैं सपना देख रहा हूं। पर तभी हमारे हीरो के वहम को दूर करने के लिए ये लड़की एक जोरदार किक हमारे हीरो पे दे मारती है और तभी हमारे हीरो को रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में इस गेम वर्ल्ड में एक रियल इंसान की तरह अपीयर हो चुका हूं। पर तभी हमारे हीरो के जो घर का गेट होता है उस पे कोई किक मारते हुए उसे खोल देता है और कहता है कि क्यों, आज मैं तुम्हारी बहन को अपना बना कर रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। पर तभी इस गेम में जो हमारे हीरो की बहन होती है वो कहती है कि मेरा ब्रदर बीमार है, उसे परेशान मत करो, ब्रदर आप चिंता मत करिए, मैं इस गोह को संभाल लूंगी। पर तभी हमारा हीरो अपनी बहन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि इसका फेस और जो हमारे हीरो की बहन रियल वर्ल्ड में होती है दोनों का फेस ही सेम होता है। और ये कहता है कि रूना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस पे हमारे हीरो की बहन रूना कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये मेरा भी घर है, तो मैं भी यहाँ पर ही रहती हूँ ना। ये सुनते ही हमारा हीरो आश्चर्यचकित होकर सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बहन का फेस जो कि गेम वर्ल्ड में है और जो रियल वर्ल्ड में है वो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। वहीं पर ये जो जियो होता है वो हमारे हीरो की बहन को एक चांस देने के लिए बोल रहा होता है। पर तभी जो फेरी सेंटेंस होती है वो हमारे हीरो को बताती है कि चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूं, तुम रियल वर्ल्ड में तुम्हारी किस्मत मर जाने की थी, पर तुमने फिर इस गेम को खेला और इसमें बहुत सारे पैसे लगाए और इसे कंप्लीट कर दिया, इस वजह से सिस्टम ने तुम्हें मरने से पहले ही इस वर्ल्ड में रिवाइव कर लिया। और नियम के हिसाब से जैसे ही तुम इस वर्ल्ड में आओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा ही बोनसेस मिलेंगे, पावर दी जाएगी, स्किल्स दी जाएगी, पर तुमने बहुत ज्यादा ही पैसा इस गेम में इन्वेस्ट कर दिया था और इसकी वजह से तुम इसके पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी वीक थी, जिसकी वजह से तुम्हें बैकलेस लगा है और तुम इस हालत में हो। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पैसे इस पे स्पेंड कर दिए। इस पे ये सेंटेंस कहती है, हाँ इसीलिए मैं कहती हूं कि यंग लड़कों को अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ बोनसेस तो दे ही सकती हूं। और तभी ये जो गियो होता है वो कहता है कि देखो चुपचाप से मान जाओ और रूना को मुझे दे दो, अगर तुम नहीं भी दिया ना तो मैं टाटसुमी फैमिली के हर एक बंदे को जान से मार दूंगा और उसके बाद रूना को अपना बना लूंगा, समझ गए। तो मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से डिसाइड करो। ये सुनते ही रूना कहती है, तुम कितने ज्यादा कावड़ली बातें कर रहे हो। पर वहीं हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मुझे
मुझे तो गेम ने यहाँ पर ला दिया, पर उसे मेरी बहन को और बहुत सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था। पर तभी जो सामने गियो होता है वो कहता है कि तुम्हारा 3 सेकंड कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब तुम अभी भी राजी नहीं होते हो। और ये कहने के साथ ही वो एक जोरदार ऑरा पंच हमारे हीरो के ऊपर मारने जा रहा होता है। पर तभी हमारा हीरो अपने न्यू ऑब्टेन्ड पावर का इस्तेमाल करके वहां पे बहुत सारे बैरियर्स को क्रिएट कर देता है और इस गियो को दूर ढकेल देता है। ये देखकर गियो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। इस पे हमारा हीरो कहता है गेम के हिसाब से तुम एक बस मार्शल आर्टिस्ट के लेवल पे हो और इस बच्चे ने मुझे एक गोल्डन स्केल आर्मर भी दे दिया है जिसकी वजह से तुम मेरे सामने बहुत कमजोर हो। पर वहीं ये सेंटेंस कहती है कि मैं एक बच्ची नहीं हूं, मेरा नाम फू है। पर तभी ये गांव कहता है कि ससुरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की और मुझे मना करने की, मैं पहले तुझसे आसानी से लड़ना चाहता था और तुझे मारना नहीं चाहता था, पर जब मैंने कहा था कि अगर तूने 3 सेकंड में मेरे को रेना नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो मैं वार्निंग नहीं दे रहा था बल्कि मैं सीरियस था। ये कहने के साथ ही वो अपने बहुत सारे मैजिशियन सबऑर्डिनेट्स को वहां पे ले आता है और सभी मिलकर हमारे हीरो पे अटैक कर देते हैं। पर तभी ये देखकर हमारा हीरो कहता है कि चाहे रियल वर्ल्ड हो चाहे गेम वर्ल्ड हो, जिसके पास ताकत होती है ना वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और वैसे भी तुम भी बस एनपीसी ही हो। और तभी हमारा हीरो द लेवल 5 के आर्टिफैक्ट फैंग ऑफ ऑब्लिवियन का इस्तेमाल करता है और जितने भी वहां पे बंदे आ रहे होते हैं उनके बॉडी को पीसेस में काट देता है जिससे कि इन सबकी वहीं पे डेथ हो जाती है। पर तभी हमारा हीरो कहता है चलो मैं तुम सबको दिखाता हूं कि आखिर रियल पावर क्या होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सभी मारे जा चुके होते हैं। पर तभी वहीं पे एक बिग फैट औरत आती है और कहती है तुम सभी ठीक तो हो, मैं यहां पर आ चुकी हूं तुम सबको बचाने के लिए, मैं इन सबको मार के जमीन में गाड़ दूंगी। पर तभी हमारा हीरो कहता है अरे ये टोकी ये भी यहां पर आ चुकी है और इस मोटी फैट औरत का नाम टोकी होता है। वो कहती है हमारे हीरो से कि आप ठीक तो हैं। इस पे हमारा हीरो कहता है मैं ठीक हूं और तभी वो रूना और हमारे हीरो को गले लगा लेती है और कहती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों ठीक हो, मैं बहुत ज्यादा ही डर गई थी आप दोनों के लिए। हमारा हीरो सोफिस्टिकेटेड होते हुए कहता है कि मैं समझ गया तुम हमारी चिंता कर रही थी पर मुझे छोड़ दो। पर तभी रूना कहती है कि ये सारे बंदे इजुमी क्लेन से थे, अगर इजुमी क्लेन को पता चला कि हमने इन सारे बंदों को मार दिया है तो वो जरूर ही यहां पर आ जाएंगे हमसे लड़ने के लिए और हमें मार देंगे। पर तभी टोकी कहती है हाँ ये इजुमी क्लेन बहुत ज्यादा ही खतरनाक क्लेन है, तो बॉस बताइए आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, क्या आप उनसे लड़ सकते हैं। हमारा हीरो इस गेम वर्ल्ड के लेवल्स के बारे में बताता है हमें जो कि स्किल्ड, इलाइट और लेजेंडरी होते हैं। ये 3 लेवल में आप लेवल अप कर सकते हो और जैसे ही आप स्किल्ड लेवल से इलाइट लेवल पे पहुंचते हो तो आपके बहुत ज्यादा ही लेवल अप्स होते हैं और आपको मल्टीपल स्ट्रेंथ मिलते हैं। जैसे कि ये जो गोह था ये एक मार्शल आर्टिस्ट था और ये स्किल्ड लेवल पे था और अगर इससे कंपेयर किया जाए मेरी तो मैं अभी बिगिनर लेवल पे हूं। और तभी हमारा हीरो इस टोकी से कहता है कि मैं अभी बिगिनर लेवल पे हूं। ये सुनते ही ये टोकी आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है क्या अभी आप बिगिनर लेवल पे हैं। इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ तुम मेरे सर के ऊपर बिगिनर लेवल की ग्रीन मार्किंग देख सकती हो ना। पर ये सुनते ही टोकी डर जाती है और कहती है कि जल्दी से आप दोनों यहां से निकलिए, इजुमी क्लेन बस आती ही होगी, मैं उन इजुमी क्लेन्स को अकेले ही संभाल लूंगी, इसलिए जाइए आपकी जान बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इस पे हमारा हीरो कहता है टोकी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही लेवल 3 के बंदों को संभाल सकता हूं और मेरे पास ये किताब भी है मेरी मदद करने के लिए। ये किताब हमारा हीरो निकालता है जो कि डिवाइन बॉडी आर्ट्स की किताब होती है जो इस सेंटेंस ने हमारे हीरो को दिया होता है। पर तभी टोकी इस किताब को देखी कहती है अरे किताब देखते ही मेरे सर में दर्द होने लगता है। पर तभी इस किताब को हमारे हीरो से रूना ले लेती है और कहती है आखिर ये क्या किताब है। पर तभी जैसे ही इस किताब को रूना खोल के देखती है उसमें बहुत सारे परवर्टेड फोटोज होते हैं, बहुत सारी लड़कियों के एक्शन फिगर्स होते हैं और ये देखकर रूना बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लगती है और हमारे हीरो को ये डिवाइन बॉडी आर्ट दे देती है। हमारा हीरो इस बुक को देखकर सोचता है कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, इतने परवर्ड बुक को मैं अपनी बहन को पढ़ने के लिए कैसे दे सकता हूं। पर वहीं पे टोकी भी इस बुक को पढ़ लेती है और उसका जो लेवल होता है वो तुरंत ही अप हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंथ फील होती है। पर तभी हमारा हीरो इस बुक को देखता है जहां पे सिर्फ लेवल 1 का ही पेज ओपन हुआ होता है, उसके बाद कोई पेजेस ओपन नहीं हो रहे होते हैं। पर वहीं इस बुक के ऊपर ये सेंटेंस परवी टाइप में बैठ जाती है और कहती है कि क्या तुम आगे की कहानी जानना चाहते हो कि आगे तुम्हें कौन सी शक्तियां मिलेंगी, पर उसके लिए तुम्हें ताकतवर पहले बनना होगा, अपने लेवल को समझना होगा और उसे बढ़ाना होगा, तभी जाके तुम आगे के पेजेस को खोल सकते हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें इजुमोको लेक दिखाई जाती है जहां पे हमारा हीरो फिशिंग रॉड को लेकर हमारा हीरो फिशिंग कर रहा होता है और उसने मछली पकड़ने वाले चारे को भी लिया होता है। पर तभी हमारा हीरो सेंटेंस से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं अभी एक बिगिनर लेवल का हूं और मैं जस्ट इस वर्ल्ड में अभी आया ही हूं और तुम मुझसे चाहती हो कि मैं गोल्डन फिन किंग फिश को पकड़ लूं और उसके लीवर को खाऊं ताकि मेरा लेवल अप हो सके। मैं ऐसा भी कैसे कर सकता हूं, वो लेवल 4 का मटेरियल
रियल है। पर तभी ये सेंटेंस कहती है कि अब मैं नहीं जानती कि तुम ये कैसे करोगे, तुमने पूरी रात भर जाकर अपने क्लास को पाया है और तुम्हारे पास 10 क्लास चेंज करने के लिए है, तो तुम इतने पावरफुल तो हो ही चुके हो कि तुम उस गोल्डन फिन किंग को पकड़ पाओ। इस पे हमारा हीरो कहता है कि हाँ, मैंने रात भर मेहनत किया और अपने जितने भी साइड क्वेस्ट थे उन्हें कंप्लीट किया और मुझे नाइट किंग का क्लास मिला है, जिसकी वजह से मैं आसानी से जानता हूं कि आगे मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे नॉर्मल मछलियों के लिए नॉर्मल चारा एक दूसरी तरफ गिराना है और फिर जो फिश किंग है उसके लिए एक अलग चारा दूसरी तरफ गिराना है। सारी मछलियां इस नॉर्मल चारे को खाती रहेंगी, पर जैसे ही फिश किंग इस स्पेशल चारे को खाने के लिए आएगी मैं उसे पकड़ लूंगा। और जैसे ही हमारा हीरो इस चारे को डाल देता है वैसे ही वो ध्यान देता है कि रॉड में मछली फंस जाने का इशारा आ रहा होता है। और तभी ये देखकर हमारा हीरो कहता है फाइनली फिश किंग, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और वो पूरी जोर लगाकर फिशिंग रॉड को पानी से बाहर निकालता है। पर जैसे ही वो पानी से बाहर निकालता है उस फिशिंग रॉड को, वो ध्यान देता है कि एक मरमेड उसके फिशिंग रॉड में फंस चुकी होती है और वो बाहर आती है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होता है और कहता है अरे ये क्या बाहर आ गई। और तभी ये मरमेड दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है और इसके भी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। वहीं फिर ये मरमेड कहती है कि मेरा नाम सेना है और मैं आपको बहुत ज्यादा ही शुक्रिया कहना चाहती हूँ, आपने मुझे बचा लिया। इस पे हमारे हीरो कहता है मैं तुम्हें बचा नहीं रहा था, बल्कि मैं तो गोल्डन फिश किंग को पकड़ रहा था। इस पे ये सेना कहती है कि आप ही ने मुझे बचाया है, पता है आपको जो बेट आपने मछली पकड़ने के लिए फेंकी थी ना, मैंने उसे खा लिया और जिसकी वजह से मैं अपनी थोड़ी बहुत शक्तियों को रिगेन कर पाई हूँ। मैं सदियों से इस इजुमी लेक में कैद थी, पर उस बेट को खाने की वजह से मेरी शक्तियां वापस आ गई, जिससे कि मैं बाहर आ पाई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे हमारे हीरो कहता है ओह, तो तुमने मेरा स्पेशल बेट खा लिया। पर तभी हमारे हीरो के दिमाग में एक थॉट आता है कि ऐसा साइड क्वेस्ट तो कभी भी गेम में था ही नहीं। वहीं प्रिस्टेस कहती है कि तुम्हें अभी पता नहीं है कि ये गेम कितना ज्यादा बड़ा है और इसमें बहुत ज्यादा ही चीजें हैं जिसे तुम्हें एक्सप्लोर करना है। पर तभी हमारा हीरो कहता है कि अच्छा, अब तुमने मेरा बेट खा लिया है तो तुम्हें मुझे कुछ तो देना पड़ेगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो बताओ तुम क्या दे सकती हो। क्या तुम वो बेट वापस कर सकती हो मुझे जो तुमने खाया हुआ है, या फिर जाकर नदी के अंदर उस गोल्डन किंग को पकड़ सकती हो। इस पे सुना कहती है नहीं, मुझे इस लेक से बहुत ज्यादा ही डर लगता है और जो मैं अब खा चुकी हूं उसे मैं रिटर्न कैसे करूं। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती हो तो तुम जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पर तभी ये देखकर ये सुना कहती है अरे इसका मतलब तुम मुझे से बदले में कुछ नहीं चाहते हो। और तभी वो हमारे हीरो के पास पहुंचती है और उसे किस कर लेती है। ये किस बहुत ज्यादा ही परवर्टेड होता है। पर तभी हमारा हीरो पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा अभी पेट नहीं भरा है जो तुम अब मुझे खाना चाहती हो। इस पे ये सुना कहती है नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर एक मार्किंग लगा दी है जिसकी वजह से मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ सकती हूँ और फ्यूचर में तुम्हारा ये फेवर रिटर्न कर सकती हूँ। पर तभी वो अपने टेल को इंसानी लेग्स में चेंज करती है और कहती है कि उससे पहले मुझे तुमसे एक और चीज चाहिए। इस पे हमारा हीरो गुस्साते हुए कहता है कि अभी भी तुम्हें कुछ चाहिए। इस पे ये सुना कहती है हाँ, मुझे इंसानी कपड़े चाहिए क्योंकि मैं इस तरह से बाहर नहीं जा सकती हूँ, कुछ भी चलेगा, चाहे वो छोटा सा कपड़ा ही क्यों ना हो। ये सुनते ही हमारे हीरो सोचने लगता है कि मेरे बैग में कुछ कपड़े तो हैं। और तभी हमारा हीरो इस कपड़े को सुना को दे देता है और ये कपड़े पहनने के बाद सुना कहती है ठीक है, अभी मैं जा रही हूं, पर मैं वादा करती हूं कि मैं आज का जो तुमने काइंडनेस मुझे दिखाया है उसका रिपेमेंट जरूर करूंगी। ये कहने के साथ ही सुना जंप कर देती है पानी के अंदर। पर तभी हमारे हीरो सोचता है कि ये मेरा बेट खा गई, अब मैं यहां पर फिशिंग नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत बड़ा डायर वुल्फ दिखाया जाता है जिसके सामने दो व्यक्ति होते हैं, जहां पे एक लड़की अपने अंकल से कहती है अंकल अब क्या करें हम। इस पे ये अंकल कहता है आमाने जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, इसके सामने हम नहीं लड़ पाएंगे। पर वहीं हमारा हीरो एक माउंटेन की चोटी पर खड़ा होता है और कहता है अरे एक कुत्ता यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बहुत ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है, चलो मैं इसे अपने घर लेकर चलता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो उस माउंटेन की चोटी से जंप कर देता है। पर अंकल हमारे हीरो को कूदता हुआ देखकर कहते हैं अरे ये तो उड़ रहा है, क्या ये लेवल 4 का मास्टर है, हम बच गए। पर तभी ये डीमन वुल्फ हमारे हीरो को देख लेता है और अपने मुंह से एक बहुत बड़ा प्लाज्मा एनर्जी फायर कर देता है हमारे हीरो के ऊपर। पर वहीं अमाने कहती है कि अंकल ये लड़का कोई लेवल 4 का हीरो नहीं है, बल्कि इसने यहाँ पर अपने लाइफ को एंड करने का डिसीजन लिया है, इस वजह से पहाड़ की चोटी से कूद गया, यही जगह इसे मिली थी क्या। पर तभी वहां पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसे देखने के बाद ये अंकल कहते हैं कि अमाने वो लड़का जिंदा नहीं बचा होगा, उसने हमारे लिए कुछ समय बचा लिया है, इसलिए चलो यहाँ से दौड़ के भाग चलते हैं और कुछ दिनों बाद हम वापस आएंगे और इस लड़की की लाश को लेकर उसे जमीन में गाड़
उजाड़ देंगे और इतना तो हम इसके लिए कर ही सकते हैं। जब ये हमारी जान बचा रहा है, पर तभी हमें हमारा हीरो दिखाई देता है जिसके पैर जमीन पे कूदने की वजह से बहुत ज्यादा ही सोर हो चुके होते हैं और वो कह रहा होता है ये टिंगलिंग फीलिंग ये बहुत ज्यादा ही दर्द कर रही है। पर वहीं हमारे हीरो को देखकर ये अंकल बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है कि वो डीमन वुल्फ कहाँ गया। इस पे हमारा हीरो कहता है अरे वो डीमन वुल्फ ये तो मैंने पीछे मार रखा है। और तभी हमारा हीरो डीमन वुल्फ के सामने जाता है और कहता है डीमन वुल्फ मैंने सुना है कि इस कीटोकी माउंटेन पे बीस्ट का राजा रहता है, मुझे वहां पर लेकर चलो। पर ये डीमन वुल्फ मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है तुम मरने की एक्टिंग कर रहे हो, अगर अभी नहीं उठे ना तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। और ये सुनते ही ये डीमन वुल्फ तुरंत ही वहां पे जंप करने लगता है और ये देखकर हमारा हीरो कहता है क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीठ पे बैठूंगा और तुम वहां पे मुझे लेकर जाओगे। तभी हमारा हीरो इसके पीठ पे बैठ जाता है और वहां से जाने लगता है। ये देखकर के अंकल कहते हैं कि ये लड़का सच में कोई महान मार्शल आर्टिस्ट होगा, इसने हमें आज बचाया है तो हम इसका रिपेमेंट जरूर एक दिन करेंगे। वहीं सीन शिफ्ट होता है जहां पे ये डीमन वुल्फ हमारे हीरो को फॉरेस्ट के काफी अंदर लेकर जा चुका होता है और एक जगह पे ड्रॉप कर देता है। उस जगह को देखकर हमारे हीरो कहता है ओह तो ये है द किंग ऑफ बीस्ट। और तभी हमें द किंग ऑफ बीस्ट दिखाया जाता है जो कि आते हुए कहता है ओह तो तुम एक अप्रेंटिस लेवल के इंसान यहाँ पे क्या कर रहे हो। डीमन वुल्फ ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है, तो बताओ तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। वहीं पेड़ के ऊपर दो पंछी आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज हमारे लॉर्ड का मूड बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने पहले किसी इंसान से इस तरह से बात नहीं किया है। पिछली दफा 5 इंसान यहाँ पे आए थे और पांचों ने सेलेस्टियल ग्रास को चुराना चाहा था, जिसके बाद मैजेस्टी ने उन सभी को मार डाला। पर वहीं हमारा हीरो कह रहा होता है कि द किंग ऑफ बीस्ट बेरेसा जो एक 5 लेवल का लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट है जिसके पास पंछियों और जानवरों को कंट्रोल करने की और हर प्रकार के बीस्ट को कंट्रोल करने की पावर है। ये सुनते ही ये बीस्ट बेरेसा बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है तुम मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है इंसान बताओ तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। इस पे हमारा हीरो कहता है तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो बिल्लियां हुआ करती थी जिसकी वजह से तुम भी एक प्रकार के कैट ही हो और अगर तुम कैट हो तो तुम्हें फिश तो जरूर पसंद होगी, इसीलिए क्यों ना तुम मुझे एक फिश पकड़ने में मदद करो। ये सुनते ही वहां पंछियां बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती हैं और तभी ये बीस्ट किंग गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, तुम चाहते हो कि मैं बीस्ट किंग एक मामूली से मछली को पकड़ूं, वो भी तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे पास कोई और रिक्वेस्ट नहीं है क्या। इस पे हमारे कहता है नहीं मैं बस उस मछली को पकड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पर आया था तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए, पर यह काम मैं फ्री में नहीं करवाऊंगा। अगर तुम्हारे पास भी कोई रिक्वेस्ट है तो बता दो, मैं उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दूंगा। पर एक बात बताना मैं तुम्हें जरूरी समझता हूं कि तुम्हारा जो मुंह है ना वो बहुत बुरी तरीके से महकता है, मंजन किया करो यार। ये सुनते ही ये बीस्ट किंग गुस्सा आ जाता है और कहता है मैंने तुमसे 2 मिनट अच्छे से बात क्या कर लिया, तुम अपने आप को महान समझने लगे, तुम्हें पता नहीं है इंसान मैं तुम्हें तुरंत इसी जगह पे मार सकता हूं, तुम्हारी बॉडी के हर एक हड्डी को मैं तोड़ डालूंगा। ये कहने के साथ ही वो आसमान में जंप कर देता है। पर तभी हमारे हीरो कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कुछ कर पाओगे। वहीं ये बीस्ट किंग हमारे हीरो पे एक जोरदार अटैक करते हुए कहता है तुम्हें पता है मुझे बीस्ट का किंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैं यहां पे सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। पर तभी हमारा हीरो इसके अटैक को डॉज करता है और अपने अजुरा क्यूआई फिस्ट का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार फिस्ट अटैक इसके ऊपर दे मारता है जिसकी एनर्जी आकर तुरंत ही इस बीस्ट किंग के चेहरे पे लगती है जिससे कि इसका दांत टूट जाता है। ये बीस्ट किंग पीछे हटता है और कहता है इंसान तुम अपनी इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी को छुपा कर रख रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, अब तुमने मुझे असल में गुस्सा दिला दिया है। ये कहने के साथ ही वो अपने एनर्जी को निकालता है। पर तभी हमारा जो कहता है तुम्हें सच में गुस्सा तो आ ही रहा होगा क्योंकि तुम्हारा एक दांत दर्द कर रहा था, क्यों मैं सही कह रहा हूं ना। पर चिंता मत करो मेरे अटैक ने तुम्हारे दांत को तोड़ दिया है जिसकी वजह से अब तुम्हें दर्द बिल्कुल फील नहीं हो रहा होगा। ये सुनते ही ये बीस्ट किंग सोचने लगता है कि अरे हाँ इसने मेरे अटैक करके दांत को ही निकाल दिया जिसकी वजह से मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ये लड़का बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, मुझे इसके साथ सावधानी से बात करना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर लग रहा है और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मुझे जान से भी मार सकता है। और तब ये बीस्ट किंग कहता है कि इंसान मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आखिर तुम्हारा मेन गोल क्या है, तुम मुझसे यहां पर किस मदद के लिए आए हो, अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने दूंगा। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है अरे बेवकूफ मैंने तुमसे कहा ना कि मैं यहां पर गोल्डन फिश किंग को पकड़ने के लिए आया हूं जो इजुमी को लेक के अंदर पाया जाता है, तो बस उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। ये सुनते ही ये बीस्ट किंग कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें अपना स्ट्रेंथ लैंड करूंगा। इसी के साथ ये बीस्ट किंग हमारे हीरो को एक जंगल के पार ले जाने लगता है और कहता है जैसे ही हम इस जंगल को पार करेंगे ना तो इजुमी को लेक आ जाएगा जहां पे मैं तुम्हें गोल्डन फिश को पकड़कर दे दूंगा। ये सुनते ही
ही हमारा हीरो कहता है पर गेम में तो ऐसी कोई जगह भी इजुमी को लेक को नहीं जाती थी, पर चलो हो सकता है कि मैंने इस जगह को एक्सप्लोर न किया हो, तो अंदर चलते हैं। पर जैसे ही हमारा हीरो आगे बढ़ रहा होता है, एक वो फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है जहां पर बहुत सारे पेड़ के वेन्स निकल कर आते हैं और हमारे हीरो को जकड़ लेते हैं। वो बहुत ज्यादा ही रसिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी ये देखकर बीस्ट किंग कहता है कि लड़के रसिस्ट करना बंद करो, ये एक एंशिएंट फॉर्मेशन है जिससे तुम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हो। तो चलो अब बता दो मुझे कि आखिर तुम्हें मेरी कौन सी मदद चाहिए। अगर तुम मुझे ये बता देते हो अब, तो मैं तुम्हें यहां से आजाद कर दूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा। इस पे हमारा हीरो सेम रिप्लाई देता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे उस गोल्डन फिश को ही पकड़ना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर तभी हमारा हीरो फू से कहता है कि फू, हमारे पास एक दूसरा जॉब है ना जो कि फॉर्मेशन मास्टर का है, वो इक्विप कर दो मेरे में। इस पे फू कहती है हाँ वो है तो, पर अगर मैंने उस फॉर्मेशन मास्टर के जॉब को तुम्हें इक्विप करवा दिया ना और वो क्लास तुम्हारी कर दी, तो तुम्हारी जो अभी की लेवल्स हैं और जो एबिलिटीज हैं वो गायब हो जाएंगी, जिसकी वजह से तुम अपने हथियार का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो क्या तुम्हें ये चलेगा? हमारा हीरो कहता है हाँ चलेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फिलहाल मुझे इस फॉर्मेशन से बाहर निकलना है। इस पे फू कहती है ठीक है, इस बात को भूलो मत कि फ्यूचर में चल के तुम्हें बहुत ज्यादा ही लेवल अप्स करने हैं और बहुत सारी शक्तियां भी हासिल करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे क्लासेस हैं। और इसी के साथ हमारे हीरो को फॉर्मेशन मास्टर की ये एबिलिटी मिल जाती है, और जैसे ही हमारे हीरो को ये एबिलिटी मिलती है वैसे ही हमारा हीरो जिस फॉर्मेशन में होता है उसे कैसे डिस्ट्रॉय करें इसके बारे में सोचने लगता है। हमारा हीरो बताता है कि एक फॉर्मेशन अटैक के लिए और डिफेंस के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और एक फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ही ताकतवर होता है, एक बार आप इसमें पड़ गए तो फिर बाहर निकलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। पर एक फॉर्मेशन की जो मेन पॉइंट होती है वो उसकी फॉर्मेशन आई होती है। अगर आप इस आई को ढूंढ लेते हो और इसे डिस्ट्रॉय कर लेते हो तो फिर आप आराम से फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल सकते हो। और फिर तभी हमारा हीरो इस फॉर्मेशन को खोजने लगता है। ये देखकर बीस्ट किंग कहता है कि इंसान अब तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? पर तभी हमारे हीरो को इस फॉर्मेशन की आई दिख जाती है, और तभी उसकी तरफ जाते हुए हमारा हीरो अपने पूरी एनर्जी से उस आई को अटैक करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। पर जैसे ही हमारा हीरो इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है, वो सामने देखता है एक पर्सन को और कहता है लगता है यहां पे कोई अपीयर हो चुका है। और तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो इस पूरे फॉरेस्ट की फॉर्मर बीस्ट किंग होती है, और वो कहती है हीरो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इस फॉर्मेशन से बचा लिया। मैं यहां पर सालों से कैद थी और किसी का इंतजार कर रही थी कि वो मुझे बचा ले, तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर वहीं ये जो करंट बीस्ट किंग होता है वो इस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा ही कांपने लगता है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है अब ये मत कहना कि ये लड़की तुम्हारी दुश्मन है। इस पे ये बीस्ट किंग दौड़ते हुए जाता है इस लड़की के पास और कहता है मदर, आपको मैं कितने दिन से ढूंढ रहा था, आप कहां थी मदर? पर तभी ये जो फॉर्मर बीस्ट किंग होती है वो एक जोरदार पंच इस बीस्ट किंग पे मार देती है और कहती है लड़के तुम मुझे मां कह रहे हो और उतने दिन से तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, मैं कितने सालों से यहां पर फंसी हुई रही। ये देखकर बीस्ट किंग दूर जाते हुए कहता है मॉम मैंने आपको बहुत ज्यादा ही मिस किया। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है क्या ये तुम्हारी मदर है? पर वहीं ये जो बीस्ट किंग होती है फॉर्मर बीस्ट किंग, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि हीरो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूं, मेरा नाम गरुड़ा है और मैं इस फॉरेस्ट की प्रीवियस किंग हुआ करती थी। ये गरुड़ा नाम सुनते ही हमारा हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा नाम गरुड़ा है और तुम 4 डिवाइन बीस्ट जो कि डिवाइन कॉर्निकल्स फैंटेसी के गेम में एग्जिस्ट करते थे उनमें से एक हो? ये सुनते ही ये डिवाइन बीस्ट किंग कहती है हाँ मैं उनमें से ही एक हूं, मुझे नहीं लगा था कि अभी भी मुझे कोई पहचानता होगा। वही हमारा हीरो कहता है कि हाँ मैं आपको पहचानता हूं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, इस फॉर्मेशन में आपको ट्रैप किसने किया? इस पे ये डिवाइन बीस्ट कहने लगती है कि मुझे बहुत सदियों से यहां पर कैद किया गया है, बहुत सदियों पहले मैं कुछ ट्रबलसम लोगों से भिड़ गई थी और उनसे लड़ाई करने लगी थी, जिसके बाद वो गुस्से में आ गए और उनका मुझे वैथ झेलना पड़ा। पर चलो डिटेल में नहीं जाते हैं, ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? पर वहीं ये जो करंट बीस्ट किंग होता है वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। इसे देख करके जो डिवाइन बीस्ट क्वीन होती है वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इजाजत के बिना हिलने की? और तभी वो बहुत मार देती है, पिटाई कर देती है इस बीस्ट किंग की। और तभी ये बीस्ट किंग को उठाते हुए डिवाइन बीस्ट क्वीन कहती है कि हीरो अगर तुम चाहते हो तो मैं इस लड़के के सूप बनाकर तुम्हें दे सकती हूं, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इस पे हमारे हीरो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे गोल्डन फिश किंग को पकड़ने में मदद कर सकती हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां पे ये बीस्ट किंग पानी में जाकर उस गोल्डन
फिश को पकड़ लाता है ऊपर की तरफ और कहता है कि मदर देखिए मैं फिश पकड़ने में कितना ज्यादा अच्छा हूं। वहीं हमारा हीरो इस फिश को मार करके इसका जो लीवर होता है वो निकाल लेता है और उसे खड़े निगल जाता है और उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है, क्योंकि इस फू ने हमारे हीरो से कहा था कि अगर उसे पावर्स चाहिए तो उसे इसे खड़े निकलना होगा। पर तभी डिवाइन बीस्ट किंग पूछती है कि बताओ क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, अगर तुम बोलोगे तो मैं उस पूरे इजुमी लेक की सारी मछलियों को मारकर तुम्हें दे दूंगी और सारा चीज दे सकती हूं मैं तुम्हें। हमारे हीरो कहता है नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर अभी के लिए मुझे जाना होगा। ये कहने के साथ ही हमारा हीरो वहां से चला जाता है। पर तभी बीस्ट किंग कहता है कि मदर आप इस लड़के की इतनी वाहवाही क्यों कर रही हैं, इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप क्यों बना रही हैं। इस पे ये डिवाइन बीस्ट किंग कहती है कि तुम्हें पता है ये लड़का सिर्फ लेवल 1 का है। ये सुनते ही ये डिवाइन बीस्ट बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित जाता है और कहता है नहीं मॉम ऐसा कैसे हो सकता है, ये लेवल 1 का नहीं होगा, ये जरूर अपनी पावर्स को छुपा रहा होगा। इस पे ये डिवाइन बीस्ट किंग कहती है कि बेर ऐसा नहीं है, ये लड़का लेवल 1 का ही है और ये अपनी पावर्स को छुपा नहीं रहा। सोचो ये लड़का लेवल 1 का होकर तुम्हें हरा सकता है, तो जब ये लेवल 10 का होगा या लेवल 100 का होगा तो ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और अगर हम इस लड़की का साथ देते हैं ना तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब हमारा राज फिर से इस जंगल पे होगा और फिर हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिटी का एरिया दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा हीरो पहुंच जाता है और तभी वो एक शॉप पर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को खरीद रहा होता है। पर तभी ये शॉपकीपर कहता है कि देखो अगर ये सारे स्टोन्स तुम्हें चाहिए ना तो तुम्हें 700 सुमी करेंसी देना होगा और तभी तुम इसे खरीद सकते हो। ये देख के हमारा हीरो कहता है अरे ये तो बहुत ज्यादा ही महंगे हैं। ये सुनते ही ये शॉपकीपर समझ जाता है कि हमारा हीरो कंगाल है और उसे लात मारते हुए बाहर निकाल देता है और कहता है भाग जा यहां से, बिना पैसे के मेरा दुकानदारी खराब करने आ गया। वहीं हमारा हीरो फिर फू से कहता है फू एक बात बताओ, पहले तुमने मुझसे कहा कि मुझे फिश किंग का लीवर खाना होगा, उसके बाद तुम कह रही हो कि मुझे स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए जिसमें कई प्रकार के स्टोन्स हैं, ड्यू स्टोन, स्पिरिचुअल स्टोन, डिवाइन स्टोन, इन सबको मुझे कलेक्ट करना होगा तब जाके मेरा लेवल अप होगा फिर से। इस पे ये फू कहती है कि मैं क्या कर सकती हूं, सिस्टम इसी तरीके से काम करता है, अगर तुम इस स्पिरिचुअल स्टोन्स को नहीं कलेक्ट करोगे तो तुम लेवल अप नहीं होगे। ये सुनते ही हमारे हीरो सोचता है कि छोड़ो जाने दो, इस पर गुस्सा करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे उन लेवल अप करने के लिए स्पिरिचुअल स्टोन्स को कलेक्ट करना ही होगा। पर तभी हमारा हीरो एक फॉर्चून टेलर को देखता है जहां पे वो बैठी होती है अपना सेल लगाकर और तभी उसके पास एक बंदा आता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी गर्ल, क्या तुम मेरा किस्मत मुझे बता सकती हो। इस पे ये लड़की कहती है कि नहीं तुम्हारा और मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ तो नहीं आ सकते, पर हाँ तुम्हारा किस्मत बता सकती हूं मैं। इस पे ये लड़का बहुत सारे सोने के सिक्के देता है और कहता है अब क्या लगता है तुम्हें, अब हमारे बीच कोई कनेक्शन है और क्या तुम अब मुझे मेरा फ्यूचर बता सकती हो। इस पे ये लड़की थोड़ा टेम्पटेड हो जाती है और कहती है ठीक है अब लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई कनेक्शन है और मैं तुम्हें तुम्हारा फॉर्चून टेल करके बता सकती हूं। और तभी ये देखकर हमारे हीरो के माइंड में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि ये तो एकदम परफेक्ट बिजनेस रहेगा मेरे लिए, क्योंकि हमारे हीरो के पास भी एक एस्ट्रोलॉजर का क्लास रहता है। इसी के साथ हमारा हीरो भी अपना स्टॉल लगाकर बैठ जाता है और फॉर्चून टेलिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि बूढ़े बच्चे जवान शादीशुदा सभी आ सकते हैं मेरे पास, अपनी किस्मत जानने के लिए तो आइए मेरे पास। पर तभी जो एक फॉर्चून टेलर जिसका जॉब देखकर हमारे हीरो के दिमाग में आइडिया होता है वो आ जाती है वहां पे और कहती है कि तुम बच्चे बूढ़े जवान शादीशुदा सभी की किस्मत को बता रहे हो, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, मेरे स्टॉल के जस्ट सामने अपना स्टॉल लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम एक फॉर्चून टेलर हो भी या फिर कोई स्कैमर हो। इस पे हमारा हीरो कहता है मैं एक फॉर्चून टेलर हूं मैम, मैं कोई स्कैमर नहीं हूं और क्या मैं यहां पर अपना खुद का स्टॉल नहीं लगा सकता, मैंने तो आपको देखकर नहीं लगाया है ये। इस पे ये लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है आओ कंपटीशन कर लेते हैं, कौन सबसे अच्छा फॉर्चून टेलर है, अगर मैं जीती तो तुम्हें यहां से जाना होगा, अगर तुम जीते तो मैं चली जाऊंगी, ठीक है ना। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है देखिए मुझे कंपटीशन की कोई जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप कह रही हो तो मैं रेडी हूं इस कंपटीशन को लड़ने के लिए। और तभी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जहां पे फू अनाउंस करती है कि वीडिया सिटी में एक फॉर्चून टेलिंग कंपटीशन होने जा रहा है, ये ड्यूअल होने जा रहा है, ये देखने के लिए कि इन दोनों में से रियल फॉर्चून टेलर कौन है। फू सबसे पहला सवाल पूछती है कि ये बताओ जो सामने एक इंसान आने वाला है उसने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, तो हमारा हीरो कहता है येलो, पर दूसरी लड़की कहती है पर्पल। पर वहीं हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो पहली इंसान क्रॉस कर रही होती है और उसने दोनों ही मिक्स कलर के कपड़े पहने होते हैं। ये देख करके फू कहती है लगता है दोनों ही सही हो। और तभी फू दूसरा सवाल पूछते हैं कि ये बताओ जो नेक्स्ट पर्सन इस सड़क पे आएगा अभी उसके बाल का हेयर स्टाइल क्या होगा। इस पे ये लड़की कहती है कि इसका हेयर स्टाइल शॉर्ट हेयर होगा। वहीं हमारा
हमारा हीरो कहता है कि ये बाल्ड होगा, पर तभी फू चेक करती है तो ये बाल्ड भी होता है और इसने हेयर स्टाइल अपना शॉर्ट भी किया होता है। और इस पे फू कहती है लगता है इस बार भी तुम दोनों ही सही हो। और तभी फू लास्ट क्वेश्चन पूछती है कि बताओ अभी से शाम तक का जो वेदर है वो कैसा रहेगा। इस पे ये लड़की कहती है वेदर एकदम शाइनी होगा, पर वहीं हमारा हीरो कहता है नहीं बारिश होने वाली है। और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये देख करके ये लड़की कहती है मुझे माफ कर देना, मैं हार गई हूं। हमारा हीरो सोचता है ऑफ कोर्स मैं जीत गया, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ही मेहनत करके सुपर एस्ट्रोलॉजर की जो मेरा क्लास स्किल है वो एक्टिवेट कर लिया था। हमारा हीरो अपने एस्ट्रोलॉजर क्लास के बारे में बताता है कि ये स्पेशल क्यों है। वो बताता है कि नॉर्मल फॉर्चून टेलर्स फ्यूचर को बता सकते हैं पर सिर्फ वो प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो फ्यूचर को देख सकते हैं। और इतना ही नहीं वो वेदर को भी चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से फू ने जानबूझकर ये वेदर का सवाल पूछा था और ये वेदर साइनी ही होने वाला था, पर मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वेदर को चेंज कर दिया, जिसके बाद मैं जीत गया। वहीं फू कहती है कि लूजर ब्रदर, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती ना तो तुम कभी भी जीत नहीं पाते। पर वहीं ये लड़की कहती है कि ये लो ये आइटम मेरा क्रिस्टल बॉल तुम रख लो, पर ये क्रिस्टल बॉल मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के में बेचूंगी। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है एक तो मैं क्रिस्टल बॉल लेना नहीं चाहती हूँ और ऊपर से तुम मुझे 5000 सोने के सिक्के में बेचना चाहती हो। इस पे लड़की कहती है हाँ तुम मेरा सारा करियर बर्बाद कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे कोई तो नया करियर के बारे में सोचना पड़ेगा ना, और वैसे भी तुम्हें इस क्रिस्टल बॉल की जरूरत पड़ेगी ही। इस पे हमारा हीरो कहता है पर मेरे पास तो बस 2000 ही सोने के सिक्के हैं, इसमें अगर काम चलाना है तो बोलो। इस पे लड़की कहती है ठीक है इतना ही चलेगा मेरे लिए, और मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट भी देना चाहती हूँ। और तभी वो हमारे हीरो को किस कर लेती है और कहती है ये है एक स्पेशल गिफ्ट जिसकी वजह से आज से आप मेरे टीचर बन चुके हो, तो मेरे टीचर प्लीज मुझे सब कुछ सिखाइएगा। और ये कहने के साथ ही वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। हमारा हीरो कहता है मैं तो तुम्हारा टीचर बनने के लिए कभी एग्री हुआ ही नहीं। पर तभी ये लड़की वहां से जाने लगती है और हमारा हीरो इसे जाते हुए देखकर कहता है ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज लड़की थी, अचानक से मुझे अपना टीचर बना लिया इसने। और तभी थोड़ी दिन बाद हमारा हीरो अपना स्टॉल लगाकर बैठा होता है, पर वहां पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और कहते हैं पकड़ लो इस स्कैमर को, ये उसी का टीचर है। और तभी हमारा हीरो कहता है सर क्या आप मुझे किसी और पर्सन के लिए मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। और तभी ये लड़का बताता है हम एक लड़की को खोज रहे हैं जिसका नाम रीटा है, जो कुछ हफ्ते पहले ही इस पूरे सिटी में आई थी। इसने अपने एक्यूरेट फॉर्चून टेलिंग की मदद से सारे शहर के लोगों को लुभा लिया था और उनके ऊपर विश्वास जमा लिया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लॉर्ड मिस्टर ब्लॉन का अटेंशन पा लिया। और मिस्टर ब्लॉन ने इसे बहुत सारे पैसे दिए एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर वो जब सारे पैसे ले लिया तो उसने कहा कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है, पर उसके टीचर ही सिर्फ इस दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उनके आने का इंतजार करिए। हमने इंतजार किया पर अचानक से वो यहां से भाग गई और जो हमारे लॉर्ड मिस्टर ब्लॉन है उनकी सिचुएशन और ज्यादा ही वर्स होती जा रही है। तो बताओ इसके बारे में तुम क्या करने वाले हो। इस पे हमारा हीरो कहता है अरे अगर तुम्हें रीटा से प्रॉब्लम है जाओ उसे खोजो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। पर तभी हमारा हीरो ध्यान देता है कि उसे रीटा ने अपना टीचर बना लिया होता है और हो सकता है कि वो अफवाह फैल चुकी हो। हमारा हीरो ये सुनते ही कहता है ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे उसका टीचर समझ रहे हो। इस पे ये व्यक्ति कहता है हाँ और कौन हो सकता है, तुम ही उसके टीचर होगे। बहुत सारे व्यक्तियों ने तुम दोनों को बात करते हुए भी सुना, तो चलो जल्दी से मुझे सारे पैसे दे दो जो मिस्टर ब्लॉन ने तुम्हें दिए या फिर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करो। हमारा हीरो फू से कहने लगता है फू लगता है हमें अब उस तरीके का इस्तेमाल करना होगा। ये सुनते ही फू कहती है चलो ठीक है सबसे पहले मैं उस तरीके का इस्तेमाल करती हूँ, और फू वहां से दौड़कर भागने लगती है। ये देखकर हमारे हीरो कहता है अरे फू रुको मुझे भी आने दो अपने साथ, मुझे भी भागना है। हमारा हीरो वहां से भागने लगता है। जितने भी दूसरे विलेंस बंदे होते हैं वो हमारे हीरो को पकड़ने लगते हैं कि जल्दी जाओ उसे पकड़ो, वो भागने न चाहिए। और तभी हमारा हीरो भागते रहता है पर वो सब हमारे हीरो पर अटैक करने लगते हैं बहुत सारे शॉर्ट स्लैसेस के साथ। पर हमारे हीरो के पास तो एस्ट्रोलॉजर का स्किल होता है जिसकी वजह से वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि वो अटैक्स कहां लगने वाले हैं। और तभी ये सोचते हुए हमारा हीरो भाग ही रहा होता है कि उसका पैर फिसलता है और वो गिरने वाला होता है। पर तभी वो एक लड़की के चेस्ट को पकड़ लेता है और वो गिरने से बच जाता है। पर तभी उसका फेस जाकर उसके कंधे पर लड़ता है और फिर वो उस लड़की के साथ ही जमीन पे जा गिरता है। ये देख करके वहां पे जितने बंदे हमारे हीरो को चेस कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकते हो। पर वहीं ये जो लड़की होती है हमारे हीरो को देख के कहती है अरे तुम तो वही लड़के हो ना जिसने हमारी मदद की थी। सीन शिफ्ट होता है, ये लड़की हमारे हीरो को अपनी जगह पर लेकर आ चुकी होती है और वहां जो उसके अंकल होते हैं वो बताते हैं कि मेरा नाम हायाशी है और मैं इस इजुमी विलेज का एकमात्र मर्चेंट गिल्ड का लीडर हूं, और अगर आपने हमें जंगल में उस वुल्फ से नहीं बचाया होता ना तो आज हम यहाँ पे जिंदा नहीं होते। वहीं ये लड़की भी हमारे हीरो को धन्यवाद कहती है, पर तभी हमारा हीरो कहता है कोई बात नहीं मेरा नाम क्यो टाटसुकी है। पर वहीं ये हायाशी अंकल सामने खड़े लड़के जिसका नाम सीज होता है उससे कहते हैं कि सर सीज प्लीज आप बात को समझने की कोशिश करिए, हो सकता है आपके बीच में और सर क्यो के बीच में कोई
मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो उसे प्लीज दूर कर लीजिए। इस पे ये व्यक्ति जो हमारे हीरो का पीछा कर रहा होता है वो कहता है नहीं, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। हमारे जो लॉर्ड ब्लो है ना वो बहुत ज्यादा ही डेंजर में है इस समय और हमें उनकी मदद करनी है आज रात के खत्म होने से पहले, तो इस लड़के को हमारे साथ आना ही पड़ेगा। ये सुनते ही ये जो अंकल होते हैं वो अपने सारे बंदों को आदेश दे देते हैं जिससे कि वहां पे बहुत सारे बंदे एंट्री करने लगते हैं, जिसपे कैप्टन सीज कहता है कि आप इतने हद तक क्यों जा रहे हैं इस लड़के के लिए। इस पे ये अंकल कहते हैं कि आपको पता है ये हमारे यहाँ का मेहमान है और हम आपको इस तरह से नहीं ले जाने दे सकते इस लड़के को, तो क्या आप मेरे खिलाफ जाना चाहते हैं। इस पे ये सीज कहता है तो हम क्या करें आप ही बताइए। इस पे ये अंकल कहते हैं कि आपने जैसा कहा कि ये फॉर्चून टेलर की जगह ले चुका है, इसका मतलब ये भी टैलेंटेड जरूर होगा, तो क्यों ना सर, क्यों आप लॉर्ड ब्लो के पास जाएं और वहां पे जाके उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें। मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि कोई भी वहां पे गड़बड़ होगी तो इसमें सर क्यों की गलती नहीं होगी, और सर क्यों जब लॉर्ड ब्लो की मदद कर रहे हैं तो क्यों ना इनको रिवार्ड भी दिया जाए, इसके लिए कंपनसेशन भी दिया जाए। हमारा हीरो भी कहता है कि हाँ अगर यहाँ पे कंपनसेशन रहा तो मैं जरूर लॉर्ड ब्लो की मदद करूंगा। सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमें लॉर्ड ब्लो का मेंशन दिखाया जाता है, जहां पे सीज कैप्टन पहुंच के कहता है कि सर मैंने उस फॉर्चून टेलर को लेकर आ गया, और तभी हमें लॉर्ड ब्लो दिखाया जाता है जो सच में बहुत ज्यादा ही फैटी दिख रहा होता है। वो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चलो इसे करीब लेकर आओ। और तभी सीज कैप्टन कहते हैं कि देखो यहां पर तुम जो भी देख रहे हो जो भी सुनोगे वो यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ये सुनते ही हमारे थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्या जानने वाला हूं। तो इस पे कैप्टन सीज कहते हैं कि हमारे जो लॉर्ड ब्लो है ना वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं। ये सुनते ही हमारे हीरो का दिमाग फट जाता है और वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब। फिर तभी लॉर्ड ब्लो बताते हैं कि ये सब उस एविल स्पिरिट का किया धरा है, उसी ने मेरे साथ ये किया हुआ है और इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है कि एस्ट्रोलॉजर्स सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते हैं बल्कि भूतों को भी भगाते हैं, एविल स्पिरिट्स को भी भगाते हैं और हीलिंग स्पेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हो सकता है कि इसीलिए इन्हें एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत हो। और वहीं फिर एक बच्चा आ जाता है और कहता है मॉम मेरे बड़े भैया पहले ही मर चुके हैं, मैं आपको इस तरह से खोते हुए नहीं देख सकता हूं। इस पे ये मॉम भी रोने लगती है और कहती है कि मेरा बड़ा बच्चा मर चुका है और ये मेरा बेटा छोटा ये एडॉप्टेड है, अगर मैं मर गई तो इसका ख्याल कौन रखेगा। ये देखकर हमारा हीरो कहता है अरे ड्रामा करना बंद करो और ये बताओ वो एविल स्पिरिट कहां है। सीन शिफ्ट होता है, हमें इस महल के नीचे के डंजन दिखाया जाता है जहां पर कैप्टन हमारे हीरो को लेके जा चुका होता है और कहता है कि इसी डंजन के अंदर वो एविल स्पिरिट है। हमने इस स्पिरिट को यहाँ पे रोकने के लिए बहुत सारे मैजिशियंस को पहले ही बुला लिया है जो कि होली मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो तुम्हें बस उन्हें असिस्ट करना है और जितना अच्छा तुम असिस्ट करोगे उसके हिसाब से तुम्हें पेमेंट मिलेगा। हमारा हीरो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि एक एविल डीमन को सभी होली मैजिशियन सर्कल में कैद करे हुए होते हैं, पर वहां फायर भी होती है। इसे देख के हमारा हीरो कहता है एक बंद कमरे में इस तरह से फायर को जलाना ये अच्छी बात नहीं है, क्या हुआ यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड फैल गया तो सभी मारे जाएंगे पॉइजन के कारण। और तभी हमारा हीरो खिड़कियां खोल देता है। ये देख करके एक होली मैच कहता है लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे काम के बीच में कोई गड़बड़ मत करो, अगर तुम्हारी वजह से कुछ गड़बड़ हुआ ना तो इसका सारा जिम्मेदार तुम्हें उठाना पड़ेगा। इस पे कैप्टन कहते हैं कि सर बान मैंने इस लड़के को आपकी मदद के लिए लेकर आया है। इस पे बान का सबऑर्डिनेट कहता है कि सर बान को किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले ही इस लोली डीमन को संभाल सकते हैं, इसे लड़के तुम चुपचाप से बस वहीं पे खड़े रहो। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है ठीक है अगर मुझे खड़े रहने का पैसा ही मिल रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है, मैं सिर्फ खड़ा ही रहूंगा। पर वहीं ये बान अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और होली क्रॉस को समन करता है। ये देखकर इस बान का सबऑर्डिनेट कहता है अरे वाह सर आपने एक इतने हाई लेवल मैजिक को इतनी आसानी से समन कर लिया, आप तो सच में कमाल के हैं। पर तभी ये बान कहता है एविल स्पिरिट प्यूरिफाइड हो जाओ और इस होली क्रॉस को ये अटैक करवा देता है बान इस एविल वन पे। पर तभी ये क्रॉस जाकर इस एविल डीमन के अंदर घुस जाते हैं और इसे बहुत ज्यादा ही दर्द होता है, ये चिल्लाने लगती है। ये देख बान बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है इस तरीके का अटैक सिर्फ एक अटैक से ही तुम मारी जा सकती हो। पर तभी ये एविल डीमन इस बान के बहुत ज्यादा ही करीब आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की। ये देखकर बान पीछे हटता है और कहता है अरे अभी तक मरी नहीं। पर तभी वो अपने होली क्रॉस से एक और अटैक करता है, पर तभी इस होली क्रॉस के अटैक को ये एविल डीमन डॉज कर लेती है और इस पे अटैक करने के लिए रश कर देती है। ये देख करके हमारा हीरो कहता है हे मिस्टर बान के सबऑर्डिनेट अगर सब कुछ ऐसा ही जाता रहा ना तो तुम्हारा मास्टर मारा जाएगा। ये सुनते ही सबऑर्डिनेट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, हमारे सर बहुत ज्यादा ही इनक्रेडिबल हैं, वो इस जैसे डीमन को आराम से हरा सकते हैं, इसलिए
इसलिए तुम इंटरफेयर मत करो। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारा जो मास्टर है ना, उसने इस कैप्चरिंग सर्कल को बनाने में ही अपनी पूरी माना का इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद जब इसने होली क्रॉस को एक्टिवेट किया ना, तो उसने अपनी सोल की पावर इस्तेमाल करके उसे एक्टिवेट किया था, और न जाने कब तुम्हारे मास्टर के अंदर की सारी माना खत्म हो जाए और जल्द ही वो हार जाएगा। इतना ही नहीं, हो सकता है वो मारा भी जाए। ये सुनते ही बान का सबऑर्डिनेट हमारे हीरो के गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बान सर कभी भी हार नहीं सकते हैं, वो कमाल के मैजिशियन है। पर तभी बान आकर दीवार में लड़ता है और इसे देख करके वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि सर आप ठीक तो हैं। पर तभी हमें ये एविल डीमन दिखाई जाती है जो अपने पूरे पावर को एक्टिवेट करके आजाद हो चुकी होती है, और इसे देखकर कैप्टन कहता है अरे ये तो आजाद हो गई क्या सर, क्यों आप कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, अगर आपके पास कुछ है करने के लिए तो प्लीज करिए, मैं यहां पे मरना नहीं चाहता। इस पे हमारा हीरो कहता है अगर बात रही होली क्रॉस को समन करने की और वही इस एविल डीमन को हरा सकती है तो मैं उसे आराम से समन कर सकता हूं। ये सुनते ही बान कहता है हे लड़के ऐसा कुछ भी रेकलेस करने की कोशिश मत करो, मेरे पास अभी भी थोड़ी बहुत पावर्स बची हुई हैं जिससे कि मैं एक कैप्चरिंग फॉर्मेशन बना सकता हूं, उतने देर में तुम लोग यहां से भाग लो, मैं इसे रोके रखता हूं। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है कि अगर तुम एक होली क्रॉस को नहीं बना सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं बना सकता हूं। और तभी हमारा हीरो कहता है चलो सामने आओ होली क्रॉस, और तभी हमारे हीरो के सामने 4 होली क्रॉस आ जाते हैं, और इनके कलर्स को देखकर ये बान बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है अरे इसके कलर तो गोल्डन है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हाईएस्ट ग्रेड के होली क्रॉस हैं। और तभी हमारा हीरो इन होली क्रॉस का इस्तेमाल करते हुए इस एविल डीमन के अंदर इसे मार देता है। पर ये होली स्पीयर जैसे ही इस एविल स्पिरिट को लगता है ये बहुत ज्यादा ही तेजी से चिल्लाने लगती है और अपने ऑरा को निकालने लगती है। ये ऑरा देखकर वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ही जमीन पर जा लड़ते हैं। ये देखकर हमारा हीरो कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से मुझे बता क्यों नहीं देती हो, इस तरह से तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे एविल स्पिरिट हमारे हीरो पर रश कर देती है अटैक करने के लिए, और कहती है एक इंसान होकर भी तुम बहुत ज्यादा ही घमंडी हो, पर एक होली स्पीयर को समन करना ये सच में तुम्हारी अच्छी काबिलियत थी, पर मुझे लगता है कि अब तुमने बहुत ज्यादा ही डेस्परेटली सिचुएशन में उस होली स्पीयर को समन किया था जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर की जितनी भी माना पावर है और लाइफ फोर्स है वो खत्म हो चुकी है, तो अब तुम मुझ पर अटैक नहीं कर पाओगे और तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे। ये कहने के साथ ही वो अटैक करने के लिए हमारे हीरो पे बढ़ जाती है, पर तभी हमारा हीरो कहता है किसने कहा तुमसे कि मेरी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, और तुरंत ही हमारा हीरो बहुत सारे होली स्पीयर्स को वहां पे समन कर लेता है जो कि 1 2 नहीं बल्कि अनगिनत होते हैं, और उन्हें ये एविल स्पिरिट गिनने लगती है 1 2 5 10 17, और ये गिनने के साथ ही उसे पता चल जाता है कि वो हमारे हीरो को नहीं हरा पाएगी, तो वो जमीन पर बैठ जाती है और कहती है मैं सरेंडर करती हूं तो प्लीज मुझे टॉर्मेंट मत करिएगा। पर वहीं हमारा हीरो कहता है अब तुम्हारे अंदर का वो अकड़ कहां गया जो तुम पहले दिखा रही थी, दिखाओ दिखाओ, मुझे तुम उसी में अच्छी लग रही थी, पर एक बात बताओ तुम लोगों को मार सकती थी पर तुमने लॉर्ड ब्लो के साथ वो क्यों किया, उन्हें प्रेग्नेंट क्यों किया। इस पे ये एविल स्पिरिट कहती है कि मैं उस बच्चे को बचाना चाहती थी, बस इसीलिए किया। इस पे हमारा हीरो पूछता है तुम किस बच्चे की बात कर रही हो। इस पर ये एविल स्पिरिट बताती है कि आपको पता है कुछ दिन पहले मुझसे एक बच्चे की आत्मा मिली थी और वो बहुत ज्यादा ही दुख में थी, और जब मैंने उसे बात किया तो पता चला कि ये लॉर्ड ब्लो के बच्चे की आत्मा है जो कि एक अनएक्सपेक्टेड डेथ का शिकार हो गई जिसकी वजह से मारी गई, पर ये अपने पिता लॉर्ड ब्लो के साथ और ज्यादा ही टाइम गुजारना चाहता था, इस वजह से मैंने इसके दुख को देखा और फिर मैंने इसे एम्ब्रियो में बनाकर उस लॉर्ड ब्लो के पेट में डाल दिया। आपको पता ही है ना इस प्रकार के सोल्स जो होती हैं वो ज्यादा दिन तक इस दुनिया में रह नहीं सकती, जल्दी ही गायब हो जाती हैं, और मुझे इस सोल को बचाना था, इस वजह से मैंने एम्ब्रियो बनाकर इस लॉर्ड ब्लो के पेट में इस स्पिरिट को डाल दिया, और फिर जब वो जन्म लेगा तो वो एक स्पिरिट चाइल्ड के रूप में फिर से जन्म ले लेगा। इस पे हमारा हीरो कहता है क्या एक चाइल्ड स्पिरिट, तुमने जो किया वो तो ठीक था पर तुम्हें इसका पता नहीं है क्या परिणाम क्या होगा, वो इसकी वजह से लॉर्ड ब्लो मारे जा सकते हैं। इस पे ये स्पिरिट कहती है कि मैंने तो बस ये काइंडनेस की तरह ही किया, मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। वहीं इसकी ऑरा को देखकर हमारा हीरो समझ जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रही है और कहता है कि देखो ठीक है अभी के लिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, चलो सबसे पहले लॉर्ड ब्लो के पास चलते हैं और उनकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन करते हैं। हमारा हीरो इस स्पिरिट के साथ ऊपर चले जाता है लॉर्ड ब्लो से मिलने के लिए, और तभी लॉर्ड ब्लो हमारे हीरो की बातें सुनकर कहते हैं क्या मेरे बेटे टोबी की आत्मा मेरे पेट में है, मेरे टोबी मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना। वहीं हमारा हीरो कहता है हाँ अभी के लिए तो वो ठीक है पर हमें सबसे पहले आपकी बॉडी से इस बच्चे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ ऐसा ना तो वो आपकी सारी स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आप मारे जा सकते हो। पर जैसे ही हमारा हीरो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ये जो बच्चा होता है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और लॉर्ड ब्लो की जो मास्क होती है उसे फेंक देता है, और तभी ये देखकर लॉर्ड ब्लो कहते हैं लगता है मेरा बच्चा टोबी
मुझसे कुछ कहना चाहता है। इस पे हमारा हीरो कहता है देखो मैं इस सब के बारे में जानकार नहीं हूं, मेरे को बस एविल स्पिरिट को हराना था जो कि मैंने कर दिया है और मुझे मेरा पेमेंट भी मिल चुका है, तो बाकी का काम तुम खुद देख लो, मैं नहीं जानता हूं कुछ। और ये कहने के साथ ही हमारा हीरो जाने लगता है। पर तभी लॉर्ड ब्लो कहते हैं कि आपको पता है मेरा बच्चा बहुत ज्यादा ही ताकतवर बनने वाला था इन फ्यूचर में। एक एस्ट्रोलॉजर ने ये तक प्रेडिक्ट किया था कि अगर वो बड़ा होता है तो वो होली क्रिस्टल को पोजेस कर सकता है। ये सुनते ही हमारा हीरो का इंटरेस्ट जग जाता है और वो कहता है क्या होली क्रिस्टल, आपके बच्चे के पास होली क्रिस्टल आने वाला था, और बताइए मुझे, मैं और जानना चाहता हूं। सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो मार्केट में वापस आ जाता है जहां पर फू बहुत ज्यादा ही खाना खा रही होती है। वो कहती है कि मैं जितना भी खा लूं मेरा मन ही नहीं भरता है। पर वहीं हमारे हीरो को अकाने लेकर जा रही होती है और वो हमारे हीरो को फेयरवेल बोल रही होती है। हमारे हीरो को उसने बहुत सारे पैसे दिए होते हैं और खाने के लिए सामान भी दिया होता है। इन सारे पैसों को देखकर हमारे हीरो आश्चर्यचकित होता है क्योंकि ये 2700 गोल्ड होते हैं और ये बहुत ज्यादा ही होते हैं। और तभी हमारे हीरो को वो फेयरवेल कर देती है। पर अंकल आ जाते हैं इसके और पूछते हैं कि मेरी बच्ची क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? अगर तुम्हें पसंद है तो मेरे पास इतना पावर है कि मैं इसे इसी शहर में रोक सकता हूं। इस पे ये अकाने कहती है कि अंकल ये एक ऐसा लड़का नहीं है जो एक जगह पे रहेगा, ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और इसे अपनी पावर पूरे जगह पे दिखानी होगी, इसलिए इसे जाने दीजिए। अगर मेरी फीलिंग्स इसके लिए सच्ची है ना तो एक दिन मैं जरूर इसे पालूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक होटल का रूम दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो फू को लेकर रुकने के लिए यहाँ पे आ चुका होता है क्योंकि आज रात वो यहीं पे रुकेगा और दूसरे शहर में जाने की अगले दिन तैयारी करेगा। हमारा हीरो कहता है कि फू तुम सोने से पहले नहाना नहीं चाहोगी? इस पे फू कहती है नहीं, मैं बहुत ज्यादा ही खा चुकी हूँ और मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं नहीं नहाऊंगी। और तभी हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं नहाने जा रहा हूँ, पर एक सेकंड यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड क्यों लग रही है? हमारा हीरो अपने कमरे की दरवाजा खोलता है तो वो देखता है ये एविल वन स्पिरिट हमारे हीरो के दरवाजे पे ही खड़ी होती है और कहती है हेलो मास्टर, मैं आपको यहाँ पर रूम सर्विस देने के लिए आई हूँ। ये सुनते ही हमारा हीरो उसके चेहरे पर ही गेट के दरवाजे को बंद कर देता है और ये करने के साथ ही वो बहुत ज्यादा ही रिलैक्स फील करता है। पर तभी उसके पीछे ये एविल स्पिरिट आती है और कहती है क्या मैं आपकी नहाने में भी मदद करूं? ये सुनते ही हमारा हीरो एक बार फिर से इस एविल स्पिरिट को अपने कमरे से बाहर ढकेल देता है। पर वहीं एविल स्पिरिट बाहर जाते हुए सैड हो जाती है और कहती है मास्टर मैंने आपके लिए कितनी सारी चीजें तैयार की हुई थी, आपने तो मुझे कोई ट्राई करने दिया ही नहीं। पर वहीं एक बंदा आता है और कहता है ये लड़की अगर वो तुम्हें बाहर निकाल दिया तो क्या हुआ, मैं अभी हूं ना, आओ तुम मुझे रूम सर्विस दे सकती हो। ये सुनते ही ये एविल स्पिरिट अपने एविल अवतार में आके कहती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं। पर इसके चेहरे को देखकर इस बंदे की बुरी तरह से फट जाती है और वो वहां से भागने लगता है और इसे भागता हुआ देखकर सभी पूछते हैं अरे क्या हुआ, ये इतनी जोर से डरा क्यों, क्या इसने कोई भूत देख लिया? पर वहीं हमारा हीरो दरवाजे को खोलता है और इस एविल स्पिरिट को अंदर खींच लेता है और कहता है अरे आ जाओ, नहीं तो बाहर रह के तुम बहुत बड़ी गड़बड़ खड़ी कर दोगी। एविल स्पिरिट अंदर आते ही उस फू को देखती है जो कि ऑकवर्ड सिचुएशन में वहां सोई हुई होती है। पर तभी एविल स्पिरिट कहती है चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मेरा नाम विवियन है और मैं कुछ गुंडों से बचते हुए भाग रही थी और तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं मर गई, जिसके बाद मैं एक एविल स्पिरिट बन गई। पर मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं मारा है और मास्टर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकूं और इसके लिए मुझे एक लेवल 5 के एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है जो कि आप हो। इस पे हमारा हीरो कहता है पर मैं लेवल 5 का तो नहीं हूं, मैं मात्र लेवल 1 का एस्ट्रोलॉजर हूं। इस पे ये विवियन कहती है इसका मतलब आपने लेवल 1 पे ही रहकर मुझे हरा दिया, इसका मतलब आप जरूर लेवल 5 पर पहुंच जाओगे क्योंकि आप ज्यादा ही ताकतवर हो और जल्दी पहुंच जाओगे, इसलिए मैं अपने आप को आपके भरोसे छोड़ना चाहती हूं, तो क्या आप मेरी मदद करोगे? हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, पर मैं बहुत ज्यादा ही सफर करता रहता हूं, यात्रा करता रहता हूं, इसलिए मैं एक जगह पे नहीं रुक सकता हूं। इस पे ये विवियन कहती है ठीक है मैं अपनी सोल को आपको दे देती हूं, जब तक मेरी सोल आपके पास रहेगी मैं आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाऊंगी और मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। हमारा हीरो कहता है तुम अपनी सोल को मुझे दे दोगी, इसका मतलब मैं तुम्हारे जीवन और मृत्यु को डिसाइड कर सकता हूं, क्या सच में तुम इतना ज्यादा भरोसा करती हो मुझ पे? इस पे विवियन कहती है अगर मुझे अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे आप पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। ये कहने के साथ ही विवियन अपने सोल को हमारे हीरो को दे देती है। पर तभी हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने में, पर मेरी एक कंडीशन है। ये सुनते ही विवियन अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है अरे ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? इस पे विवियन कहती है आपको पता है मैं जब जिंदा हुआ करती थी तब भी मैं इस प्रकार का एंटरटेन कभी नहीं ले पाई और जब मैं घोस्ट बन गई तब भी अभी तक मैं प्योर हूं, इसकी वजह से अगर आपके साथ मैं एंटरटेनमेंट करती हूं ना तो आपको एक नई फीलिंग दे सकती हूं। इस पे हमारे हीरो कहता है अरे बेवकूफ लड़की मैं तुमसे वो सब नहीं चाहता हूं, मैं तुमसे बस
ये चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली का ध्यान रखो और उनको जाकर खोजो कि वो इस समय कहाँ है। पता नहीं वो इजुमी क्लेन मेरे फैमिली के साथ क्या की होगी, तो जल्दी जाओ और वहां पे जाकर मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन करो। और तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा ही लंबा है, विवियन नाम लंबा है, इसलिए मैं तुम्हें अब से वीवी बुलाऊंगा। ये सुनते ही विवियन कहती है वीवी, ओह ये बहुत ज्यादा ही अच्छा नाम है। हमारा हीरो कहता है वो सब छोड़ो, जल्दी जाओ और यहां से नॉर्थ के साइड में जाओगे ना तो तुम्हें टाट्सुमी फैमिली मिलेगी, वही मेरी फैमिली है, तो उनका प्रोटेक्शन करो, तुम्हें जल्दी जाना होगा। इस पे वीवी कहती है कि नहीं, मैं आपको आज रात को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं कल जाऊंगी, क्योंकि मेरे मास्टर के साथ एक रात भर बेड पे रहना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही सम्मान की बात होगी। हमारे हीरो को वो ढकेल देती है बेड पे, पर तभी नीचे जो फू होती है वो दब जाती है और तभी उसकी नींद टूट जाती है। वो गुस्साते हुए कहती है किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे मेरे नींद से जगाने की, और वो फिर वीवी को बहुत ज्यादा ही पीटने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरी सिटी दिखाई देती है जहां पे हमारा हीरो पहुंच चुका होता है और इसी सिटी में हमारे हीरो को एक क्रिस्टल मिलने वाला होता है जो कि होली क्रिस्टल होता है। हमारा हीरो आगे बढ़ रहा होता है पर तभी एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम वेनर होता है वो एक लड़की के पास जाता है और कहता है अरे मिस सुनिए, मेरा नाम वेनर है और मैं आपको देखा हूं तो मुझे आपसे प्यार सा हो गया है। आपको पता है मेरी फैमिली नॉर्थ की सबसे अमीर फैमिली है और मैं शराब भी नहीं पीता हूं, गैम्बलिंग भी नहीं खेलता हूं और मैं बहुत ज्यादा ही अच्छा लड़का हूं और आप भी बहुत ज्यादा ही सुंदर हो। आपकी आंखों में देख के मैं बता सकता हूं कि आपका नाम टीना है। ये सुनते ही लड़की बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है, पर वहीं हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मुझे उस होली क्रिस्टल को कुछ भी करके जल्द से जल्द खोजना पड़ेगा। पर वहीं फू कहती है कि मुझे वो खाना है, चलिए मुझे खाना खाने के लिए कुछ दिलाइए, मुझे भूख लगी है। हमारे हीरो कहता है नहीं, सबसे पहले हमें पहला काम करना होगा। ये सुनते ही फू हमारे हीरो को काटने लगती है और कहती है कि नहीं मुझे खाना खाना है। हमारा हीरो सोचता है कि चलो किसी से रास्ता पूछ लेते हैं, पर वहीं जो वेनर होता है वो फिर से इस लड़की टीना को अपने बातों में लुभाने लगता है और उसके हाथों को टच करने के लिए आगे बढ़ता है। टीना इससे बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है, पर वहीं ये वेनर सोच रहा होता है कि इसके हाथ ये कितने ज्यादा सुंदर हैं, एक वक्त आएगा जब ये हाथ मेरे हो जाएंगे, इन हाथों को मैं हमेशा के लिए कलेक्ट करके रखना चाहता हूं। हमारा हीरो इन दोनों की लवी डबी को देखकर सोच रहा है कि देखो दिन दहाड़े ये सब फ्लर्टिंग कर रहे हैं, चलो इन सबसे नहीं पूछते हैं, अभी के लिए मैं खुद ही रास्ता खोज लूंगा। हमारा हीरो वहां से जाने लगता है, पर तभी वेनर को हमारे हीरो की जो प्रेशर होती है वो फील हो जाती है जब उसने वेनर की तरफ देखा था। और ये देखकर वेनर कहता है इसका प्रेशर ये जरूर ही अजीब था, मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाना होगा, ये कैसा प्रेशर था, ये किसका प्रेशर था, मुझे देखना होगा। और तभी वो देखता है कि सामने हमारा हीरो जा रहा होता है और वो सोचता है कि जरूर हो सकता है ये मेरे लिए खतरा हो, मुझे जल्दी जाकर इसको पकड़ना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो जंगल में जाके खड़ा होता है और वहीं फू कह रही होती है कि उन मोमोज को तुमने देखा था वो कितने ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। इस पे हमारा हीरो कहता है अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो चलो कुछ खा ही लेते हैं। पर तभी ये वेनर वहां पे आ जाता है और कहता है हे लड़के, क्या तुम अभी मुझे घूर कर देख रहे थे? उस वेनर को देखकर हमारा हीरो सोचता है अरे तो वही लड़का है जो उस लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। और हमारा हीरो कहता है कि मैं आपसे बस डायरेक्शन पूछना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा था कि अब मैं आपसे बात करूं। इस पे ये वेनर हमारे हीरो के बगल से गुजरता है और कहता है क्या तुम बस मेरे पास मुझसे डायरेक्शन पूछने के लिए आए थे? और ये कहने के साथ ही वो अपने पावरफुल स्ट्राइक को हमारे हीरो पे दे मारता है, पर तभी हमारा हीरो अपने डैगर को निकालकर इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और ये देख करके वेनर कहता है क्या तुम्हें लगता है एक नॉर्मल इंसान मेरे इस अटैक को डॉज कर पाता, जिसने पूरे पेड़ को ही काट दिया, और तुम उसे डॉज कर पा रहे हो और तुम कह रहे हो तुम नॉर्मल इंसान हो? नहीं, तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक शैडो हंटर हो और तुम मुझे यहां पर पकड़ने के लिए आए हो। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना? मेरे स्टोन ने भी आज यही प्रेडिक्ट किया था कि मुझे कोई हंट करने वाला है और वो तुम ही थे। पर वहीं टीना नाम की लड़की वहां आ जाती है और कहती है मिस्टर वेनर आप ठीक तो हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर वहीं इस लड़की को देखकर वेनर सोचता है कि लड़की तुम यही खड़ी रहो, तुम जैसे मैं अमेजिंग प्रोडक्ट को जाने नहीं दे सकता हूं। पर वहीं हमारा हीरो कह रहा होता है कि देखिए ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको यहां पर मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूं। पर वही वेनर चिल्लाता है कि आखिर एक लड़की के हाथ को चाहना ये गलत बात है क्या? ये सुनकर हमारा हीरो कहता है मुझे नहीं पता ब्रो, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? इस पर ये वेनर अपने पॉकेट के अंदर से कटे हुए हाथ को निकालता है और उसे लिक करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है मैं सुंदर लड़कियों के हाथ के साथ बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाता हूं, जिसके बाद मैं उनके हाथ को काटकर अपने पास रख लेता हूं एक कलेक्शन के लिए। तो बताओ इसमें गलत क्या है? इस सिचुएशन को देखकर टीना बहुत ज्यादा ही डर जाती है और कहती है तुम तो एक नंबर के पर्व हो। पर वहीं हमारा हीरो ये देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है देखो मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, पर अभी भी मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। पर वहीं ये वेनर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और अपने एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए हमारे हीरो की तरफ अटैक कर देता है और कहता है मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगा। पर वहीं हमारा हीरो गोल्ड फिन शील्ड को एक्टिवेट करता है और इसके
अटैक को ब्लॉक कर देता है। पर जैसे ही वैनर इसके बैरियर पे अटैक करता है, इसकी पूरी बॉडी क्रैक हो जाती है और तभी वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है एक बॉम्ब की तरह। और ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होता है और तभी सामने उसकी बॉडी के बहुत ज्यादा ही फटे हुए टुकड़े बचे होते हैं। इसे देख करके हमारा हीरो कहता है अब हम इनका क्या करें, और ये अचानक से ब्लास्ट कैसे हो गया। फू कहती है क्या हम इनका ब्रेकफास्ट बना ले। हमारा हीरो इसकी बॉडी को गाड़ देता है जमीन में और कहता है नहीं, हमें इसे छुपाना चाहिए, अगर किसी ने देख लिया ना तो हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। पर वहीं टीना से हमारा हीरो कहता है कि देखो टीना, यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने तो अटैक भी नहीं किया, हमने बस सेल्फ डिफेंस किया है, तो अगर कोई पूछेगा तो तुम गवाही दे दोगी ना। इस पे टीना बहुत ज्यादा ही सैड हो जाती है और कहती है मेरी लाइफ ये इतनी बुरी क्यों है, मेरे साथ कोई भी शादी नहीं करता है, मैं बहुत दिनों से एक प्यार करने वाला चाहती थी पर कोई ना कोई हमेशा मर जाता है, तुम्हें पता है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी मुझे बहुत सारे लड़के देखने आ चुके हैं पर सभी किसी न किसी कारण के वजह से मर गए थे, प्लीज मुझे तुम मत छोड़ के जाओ। ये कहने के साथ ही वो हमारे हीरो को गले लगा लेती है। इस जगह को देखकर हमारे हीरो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और टीना के साथ एक मीनार एस्टेट का पता पूछता है। टीना उसे वहीं पर ले जाने लगती है और हमारा हीरो सोचता है कि लगता है उस सोल स्पिरिट की सोल पाकर मेरी जो गोल्ड फाइन शील्ड है और मेरी जितनी भी एबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो चुकी हैं, इसी की वजह से वो वैनर ऑटोमेटिक फट गया। और तभी हमारा हीरो फाइनली इस मीनार के एस्टेट में पहुंच जाता है जहां पे एक महल होता है और उसके अंदर हमारा हीरो जैसे ही एंट्री करता है वहां पहले ही बहुत सारे मैजिशियंस और मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, जिन्हें देखकर हमारे हीरो सोचता है कि देखो तो इन लोग को देखकर ही लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ही खूंखार व्यक्ति हैं। हमारा हीरो अंदर जाता है पर तभी एक लड़की कहती है अरे देखो, इस तरह से बाहर घूमने से तो अच्छा होगा ना कि तुम अंदर आकर छुप जाओ क्योंकि बहुत ज्यादा ही डेंजरस चीजें आने वाली हैं। पर तभी हमारा हीरो सामने लड़की को देखकर कहता है अरे देखो ये तो मेरी स्टूडेंट है ना, बोलो स्टूडेंट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहीं फू कहती है इस लड़की को जल्दी से सबक सिखाओ, इसने हमें ट्रिक किया था। पर तभी हमारे हीरो के बॉडी शेप और उसके बाल को देखकर एक मार्शल आर्टिस्ट कहता है कि इसके बाल और इसकी बॉडी शेप उस क्रिमिनल से मैच कर रहे हैं, तो जल्दी से सभी लोग इस पर अटैक करो। और तभी सभी मिलकर हमारे हीरो पर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर हमारे हीरो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हैं। और फिर उन सभी के अटैक को हमारा हीरो डॉज करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी एक स्वॉर्डमैन हमारे हीरो पे अटैक करते हुए कहता है कि मैनर्स, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अब की बार हमने तुम्हें पकड़ लिया है और हम तुम्हें जान से मार के रहेंगे। ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है हैं, मैं मैनर्स नहीं हूं, मैं तो मैनर्स को ही खोजने के लिए यहां पर आया था क्योंकि मुझे पता चला था कि वो मैनर्स एस्टेट में ही पाया जाएगा। ये सुनते ही एक मार्शल आर्टिस्ट कहता है बकवास करना बंद करो, हम सब कुछ जानते हैं, हमें सारे एविडेंस मिल चुके हैं कि तुमने कितने बच्चों को पकड़ के उनको जान से मारा है, इसलिए आज हम तुम्हें मार कर रहेंगे। पर तभी ये मार्शल आर्टिस्ट फू से कहता है कि लिटिल लेडी आप मेरे साथ सुरक्षित हैं, इसलिए प्लीज मेरी तरफ आ जाइए। ये सुनते ही फू एक जोरदार डिवाइन पनिशमेंट इस मार्शल आर्टिस्ट को मार देती है और फिर वो दूर जाकर गिरता है। और तभी फू कहती है तुमने लिटिल लेडी किसे कहा, मेरी बॉडी को देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं एक छोटी बच्ची हूं, मेरा बॉडी फुल ग्रोन अप हो चुका है, समझ गए ना, क्यों देखो मैं सुंदर हूं ना। पर तभी जो स्वॉर्डमैन होता है वो हमारे फू के बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा ही परवर्ट फील करता है और उसके नाक से ब्लड गिरने लगता है, वो वहीं बेहोश हो जाता है। पर तभी एक लड़की मार्शल आर्टिस्ट कहती है कि तुमने सबको तो हरा दिया पर मुझे नहीं हरा पाओगे, तुम्हें पता है मुझे उन क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा ही मारना अच्छा लगता है जो मारने में बहुत ज्यादा ही टाइम लगाते हैं और तुम एक परफेक्ट शिकार हो मेरे लिए। ये सुनते ही हमारा हीरो रश करते हुए उसके पीछे जाता है और उसके सर के पीछे गले पर एक चॉप मारते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और कहता है कि तुम अपनी इस बेकार सी स्किल से तो कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे। वहीं पर हमारे हीरो की स्टूडेंट हमारे हीरो को सारी बातें बताने लगती है। पर तभी हमारे हीरो कहता है वो सब तो ठीक है पर चलो जो पैसे मेरे से तुमने लिए थे ना वो वापस करो। पर तभी पीछे से मार्शल आर्टिस्ट कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, जरूर हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो चलिए सबसे पहले मुझे आपको मैनर्स के बारे में बताने दीजिए। मैनर्स उबुंडूची का एक प्रीस्ट हुआ करता था, पर फिर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ और पता चला कि वो बहुत सारे बच्चों के गायब होने के मामले में जुड़ा हुआ है और उसने बहुत सारे बच्चों को गायब भी किया हुआ है। इसी वजह से ड्यूक ने हमें कांटेक्ट किया। हम शैडो हंटर्स हैं जो उसे हंट करने के लिए कमीशन ले चुके हैं और हम उसे हर जगह पे ढूंढ रहे हैं हंट करने के लिए, इसलिए प्लीज हीरो क्या आप हमारी उसे हंट करने में मदद कर सकते हैं। वो जो जवान लड़कियां होती है ना उन्हें हंट करता है सिर्फ। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर इस समय वो कहां मिलेगा, वो मैनर्स कहां पर है। और तभी ये मार्शल आर्टिस्ट कहता है कि वो इस समय एक दूसरे जगह पे है, चलिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे तभी पता चलेगा। हमारा हीरो इन सभी के साथ जाने लगता है। पर तभी हमारे हीरो की स्टूडेंट कहती है कि मास्टर अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है ना। इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ हमें बहुत सारी बातें करनी है, ये बताओ कि तुम मेरे पैसे कब मुझे वापस कर रही हो और मुझे इतने खतरनाक सिचुएशन में
छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो। इस पे ये स्टूडेंट कहती है कि सब कुछ ठीक तो रहा, जो मास्टर ब्लो थे उनके आपने सारे प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, बस इतना ही काफी है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये सुनते ही हमारा हीरो शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें सब कुछ पता था। इस पर इसकी स्टूडेंट कहती है कि हाँ बेशक मुझे सब कुछ पता था, मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर स्किल से सारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया था कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। मैं एक बार हार सकती हूँ पर मैं बार बार थोड़ी ना हार सकती हूँ, मुझे सब कुछ पता था। वहीं सभी इस मेनर के अंदर जाने लगते हैं, जहां पर सभी एक गुफा को देखते हैं जहां एक लड़की बंद होती है, उसे बांधा गया होता है। और तभी ये देखकर एक शैडो हंटर आगे बढ़ता है और कहता है एक छोटी बच्ची यहाँ पर कैद है, रुको बच्ची मैं तुम्हें बचाने के लिए अभी आता हूँ। वो आगे बढ़ता है इस लड़की को बचाने के लिए, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है ये लड़की मॉन्स्टर का रूप ले लेती है और उस पर अटैक कर देती है और फिर उसे अटैक करते हुए नीचे गिरा देती है। पर तभी जो लड़की शैडो हंटर होती है वो आ जाती है इस पर अटैक करने के लिए और इसे अटैक करते हुए कहती है ये तुम क्या कर रही हो। वो उस पर अटैक करने जा ही रही होती है, पर तभी ये जो लड़की मॉन्स्टर होती है वो अपने क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए इसके अटैक को ब्लॉक करती है और बहुत सारे क्रिस्टल एरोस का इस्तेमाल करके अटैक कर देती है और तभी ये लड़की दूर फेंका जाती है। पर वहीं मार्शल आर्टिस्ट शैडो हंटर आता है जो कि अपने स्पीयर को इस लड़की के शरीर के अंदर डाल देता है और कहता है लियान जल्दी से इसे मार दो, अगर तुमने इसे मारा नहीं ना तो ये हम सबको मार देगी। इस पे ये लियान डरते हुए कहता है कि मैं इसे कैसे मार सकता हूँ, ये बस एक छोटी सी बच्ची है। पर तभी इस मौके का फायदा उठाकर ये डिमोनिक लड़की अटैक कर देती है सभी पर तभी पीछे से हमारा हीरो आ जाता है और एक ही स्लैश में इस लड़की के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। और तभी हमारा हीरो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, क्यों मैं सही कह रहा हूं ना। इस पे ये मार्शल आर्टिस्ट कहता है हाँ सर क्यों, आपने बिल्कुल सही किया है, आपको पता है ये एक डिमोनिक लड़की थी जिसे डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके बनाया गया था। और सर मैं बता दूं यहाँ पर और भी ज्यादा चीजें हो सकती हैं जो हमने सोची ना हो, वो सब और अंदर जाने लगते हैं। पर तभी अंदर सभी इस डार्क सेक्ट के आर्काइव में पहुंचते हैं जहां पर मार्शल आर्टिस्ट कहता है कि मुझे लगता है ये मेनर्स डार्क सेक्ट का जो मोरे है जो कि डार्क एपोस्टाइल है उसके साथ मिला हुआ था। जो मोरे था वो डार्क एपोस्टाइल का स्टूडेंट हुआ करता था कई सदियों पहले। ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है क्या डार्क एपोस्टाइल का स्टूडेंट, वो सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। तो इस पे हमारे हीरो की स्टूडेंट बताती है कि जो मोरे और डार्क कल्ट हुआ करते थे वो होली क्रिस्टल्स को ब्लड क्रिस्टल में चेंज किया करते थे, जिसकी वजह से वो उनकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने पावर्स को एनहेंस किया करते थे। कहा ऐसा जाता है कि बहुत सालों पहले इन डार्क डिसाइपल्स की वजह से इस पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग मरे थे। ऐसा कहा जाता है कि आज से 20 साल पहले जो मोरे था उसे किंग के द्वारा भेजे गए सैनिक दौड़ा रहे थे और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके स्क्वाड के कमांडर को मारने के बाद मोरे वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। पर वहीं पर जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बुक में डिमोनिक रिचुअल्स के टेक्निक को देखता है और उसे देखकर वो कंफर्म हो जाता है कि ये डिमोनिक कल्ट से ही बिलोंग करती है। ये डार्क कल्ट वाले स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स का इस्तेमाल किया करते थे अपने सेक्रीफाइस रिचुअल के लिए। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है तो वो सेक्रीफाइस रिचुअल्स के लिए जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल को इस्तेमाल किया करते थे वो जरूर यंग लड़कियां हुआ करती होंगी या बच्चे हुआ करते होंगे। ये सुनते ही मार्शल आर्टिस्ट हाँ में जवाब देता है। पर तभी हमारे हीरो के स्टूडेंट्स को एक दरवाजा दिखता है और वो कहती है कि ये दरवाजा बहुत ज्यादा ही वेल मेंटेन नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसे सदियों से खोला नहीं गया है, तो चलो अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है हाँ ठीक है चलो अंदर चलते हैं। हमारा हीरो इस गेट को खोल देता है, पर जैसे ही वो अंदर देखता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और वहां पे दूसरे भी लोग बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहीं मार्शल आर्टिस्ट कहता है ये जरूर उस मोरे का ही काम है, मैं कंफर्म हो चुका हूं कि ये जगह मोरे से ही बिलोंग करती है। वो मार्शल आर्टिस्ट बताता है कि जो मोरे था वो किसी के भी हाथ के साथ बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हुआ करता था और चाहे आदमी हो चाहे औरत हो वो उसके हाथ को काटकर अपने कलेक्शंस में रखा करता था। मुझे तो यकीन नहीं होता है कि वो इंसानों के बीच ही रहा कर रहा था अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर। पर तभी हमारा हीरो कहता है मुझे एक क्विक क्वेश्चन पूछना है, एक बात बताइए क्या आप सब में से किसी ने मोरे के असली चेहरे को देखा है। इस पे ये मार्शल आर्टिस्ट पूछता है कि आप क्या कहना चाहते हो। हमारा हीरो कहता है कि मेरे ख्याल से शायद मैंने उस मोरे को मारकर जमीन में गाड़ दिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही एरिया दिखाया जाता है जहां पे हमारे हीरो ने उस मोरे को गाड़ा होता है और उस जगह को ओपन करने के बाद हमारा हीरो उसके चेहरे को दिखा रहा होता है इन सभी को। और ये शैडो यूनिट का बंदा कहता है कि इसका शरीर तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है पर इसका चेहरा अभी भी इंटैक्ट है, जिसकी वजह से मैं बता सकता हूं कि यही मोरे है। आज से 20 साल पहले हर एक सड़क की दीवार पर इसका पोस्टर लगा हुआ करता था, इस वजह से मैं बता सकता हूं कि हाँ यही मोरे है। पर आपने इसे मारा कैसे। हमारा हीरो कहता है
कि ये अचानक से मेरे सामने आ गया और मेरे ऊपर अटैक करने लगा। पर जैसे ही इसने मेरे ऊपर अपने पंच से अटैक किया और इसका पंच मेरे पे छुआ, ये ऑटोमेटिक ही एक्सप्लोड हो गया। ये सुनते ही ये शैडो यूनिट का बंदा कहता है, क्या ये ऑटोमेटिक एक्सप्लोड हो गया, ये कैसे हो सकता है? और हमारे हीरो के ये कहते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अभी और भी ज्यादा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं, तो आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और मेंबरशिप लेते रहिए। और इसी के साथ मैं फाइनली कहना चाहता हूं, हम मानवा क्यों देखते हैं? क्योंकि वी लव मानवा।